डिटरमिनेंट्स चैप्टर 4 देख रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। जब हमने मैट्रिसेस के बारे में देखा और जबरा देखी मैट्रिसेस की, हमने कहा मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, ताकि हम थोड़े कंप्यूटेशन अच्छे से कर सकें और हमारे सामने इस तरीके से नंबर्स आए या फंक्शंस आए कि हमें उनको समझने में परेशानी ना हो। अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन है इस फॉर्म का, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हमने मैट्रिक्स देखा है, a1 a2 b1 b2 हम इसके कोएफिशिएंट्स लेते हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ लेते हैं और c1 c2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a1x प्लस b1y, ये मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a1x प्लस b1y ये आएगा। इसी तरीके से a2x प्लस b2y करेंगे तो ये आएगा। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम मैट्रिसेस देख चुके। अब ये जो इक्वेशन है, ये दो आपने इक्वेशन देखी, क्या इनका सॉल्यूशन यूनिक है, नहीं है, क्या है? इसको हम कैसे निकालेंगे? इसको हम इससे निकालेंगे, यानी कि a1 a2 माइनस b1 b2। ध्यान रखिएगा कि अगर a1 बाय a2 और b1 बाय b2 बराबर नहीं है, या ये जो हमने कंटेंट देखा अभी वो जीरो के बराबर नहीं है, तब कहीं जाके, यानी कि ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा कि जीरो इंटू एक्स बाय वाई, जीरो एक्स और वाई, अगर ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा तो क्या सॉल्यूशन आएगा इसका? अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये यहां से भी दिख रहा है। तो जो नंबर है ये वाला, ये नंबर क्या है? ये जो चीज आई वो बताता है कि इस इक्वेशन की यूनिकनेस क्या है, इसके सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, कैसा आएगा। इसी को हम कहते हैं डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का मतलब ये होता है कि जो डिटरमाइन कर रहा है, ये डिटरमाइन से डिटरमिनेंट निकल के आया है, डिटरमाइन से डिटरमिनेंट निकल के आया है, और ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सेट ऑफ इक्वेशन आपके सामने रखी गई, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो डिटरमिनेंट आप देखेंगे कि इसका स्कोप बहुत बहुत वाइड है। इंजीनियरिंग, साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ये एटसेट्रा जो शब्द है, ये आप बहुत लंबा मान सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के बारे में जानेंगे इस में, और एक काम करेंगे कि अभी फिलहाल इसको ऑर्डर 3 तक रखते हैं, और क्योंकि डिटरमिनेंट तो कितने भी ऑर्डर का हो सकता है। हम जानेंगे कि डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं। हम माइनस जब शब्द का यूज करेंगे तो माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, और कैसे हम इसका उपयोग डिटरमिनेंट का ट्रायंगल का एरिया निकालने में, एडजॉइंट निकालने में, इनवर्स निकालने में, और ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम को यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया, डिसजॉइंट, इनवर्स निकालेंगे, हम ये जानना चाहेंगे कि जो लीनियर इक्वेशंस अभी आपने देखी, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन इनका निकालना हो, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल की आपके पास इक्वेशन है, तो किस तरीके से हम इनवर्स का उपयोग करेंगे और आसानी से हम मैट्रिक्स का यूज करके और डिटरमिनेंट का समाधान लेके कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। डिटरमिनेंट क्या होता है? जैसे डिटरमिनेंट शब्द कहां से आया है? डिटरमाइन से। डिटरमिनेंट का मतलब होता है ये कुछ डिटरमाइन करता है, ये कुछ बताता है। तो जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप इस तरीके से ले, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है n बाय n बाय, यानी कि रो और कॉलम बराबर होगी। तो इसके साथ, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, ये हम उसके साथ लगा सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं, जिसे हम कहेंगे कि वो डिटरमिनेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स का। जहां पर ये जो है, ये एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसको ऐसा फंक्शन समझिए जो हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक यूनिक नंबर से एसोसिएट करता है, यानी कि जब हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स को उठाएंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, यानी कि उसका एक वैल्यू निकालेंगे, वही डिटरमिनेंट होगा। और बार बार ये ध्यान रखिएगा कि केवल रियल वैल्यूज की बात नहीं हो रही, यहां कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम एक m को सेट माने कई स्क्वायर मैट्रिक्स का, और हम k को बोले
कि ये सेट है रियल नंबर्स का, तो ये फंक्शन क्या होगा डिटर्मिनेंट का, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के सेट से लेकर इस रियल नंबर के या सेट ऑफ नंबर्स के सेट तक, जिसमें जब हम ये a डालेंगे इसमें इस फंक्शन में तो हमें कोई ना कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। जहां पर ये a क्या है, इस सेट, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स का सेट है उसमें से एक मैट्रिक्स उठाया, उसको इस फंक्शन में डाला, एक वैल्यू आ गई आपकी। और ये k क्या है, वो एक इस सेट k को बिलोंग कर रहा है जो नंबर्स है, तो ये एफ ए क्या हो जाएगा, ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। इसको हम डिनोट करेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि ये आपका डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे, या हम कहेंगे DETA, या हम इस तरीके से ट्राइंगल बना लेंगे। ये तीनों ही तरीके हैं जो हम अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से उपयोग करेंगे। अगर आपके पास एक A मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा हम स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, डिटरमिनेंट की बात करते ही हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान सीधा चला जाना चाहिए। तो जैसे ही हम A कहेंगे तो जो डिटरमिनेंट है A का उसको कैसे लिखेंगे, हम A के आगे यू मॉड लगाएंगे या इसे हम डिटरमिनेंट कहेंगे, और हम यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट को लाइन से तब्दील कर देंगे। यहाँ लाइनें बन गई है, दो लाइनें, और हम इसका रिजल्ट जो निकालेंगे वो कहेंगे डिटरमिनेंट है। अभी मैं इसका रिजल्ट निकालता हूं, फिलहाल आप इसको समझिए, क्योंकि अगर एक बार समझ गए आप तब इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। किसी भी मैट्रिक्स A के लिए इसको हम बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A। ये मॉड्यूलस नहीं है, क्योंकि मॉड्यूलस को भी या एब्सोल्यूट वैल्यू को भी ऐसे लिखा जाता है। किसी मैट्रिक्स A के लिए जब हम A के सामने यूं लगा देते हैं तो वो उसका मॉड्यूलस नहीं है, या उसका सीधा का सीधा मतलब है कि हम डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा डिटरमिनेंट की जहां तक बात करेंगे केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, यानी कि रो और कॉलम बराबर होगी तब आप डिटरमिनेंट की बात शुरुआत करेंगे, अदरवाइज नहीं। डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का देखते हैं एक ऑर्डर 1, अगर ऑर्डर 1 है यानी कि 1 बाय 1 मैट्रिक्स मतलब ये है एक रो एक कॉलम, यानी एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट वो ही नंबर हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑर्डर 2 है, यानी 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, A22 है। आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, A11 को A22 से मल्टीप्लाई करिए, यहां रख दीजिए, A21 को A12 से मल्टीप्लाई करिए, यहां रख दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यही डिटरमिनेंट A है किसका, मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, यानी 2 बाई 2 मैट्रिक्स का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अगर आपको इवैल्यूएट करना है तो 2 इंटू 2 4 माइनस ऑफ 4 इंटू माइनस 1 दैट इज -4, 8 आएगा इसका। x इंटू एक्स माइनस दिस इंटू दिस कैसे आएगा, x इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। अब 3 बाय 3 मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। डिटरमिनेंट जो 3 बाय 3 मैट्रिक्स का है वो कैसे निकालेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट 3 बाय 3 का हम जब लेंगे तो 2 बाय 2 का करते हुए निकालेंगे, यानी कि जो इसकी पहले वाली मैट्रिक्स थी 2 बाय 2 उसको लेंगे और उसके हिसाब से 3 बाय 3 निकालेंगे। तो हम या तो रो लेंगे या एक कॉलम लेंगे, उस रो और कॉलम के हिसाब से उसे खोलेंगे, इसे डिटरमिनेंट में कहते हैं एक्सपेंशन। हम एक्सपैंड करेंगे कोई एक रो को लेके कोई एक कॉलम को लेके, और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्योंकि कितने रोज है, 3 कॉलम, 1 2 3 1 2 3 3 रो 3 कॉलम, यानी कि कुल मिला के 6 रो और 6 कॉलम है, कुल मिला इसको जोड़ दूं तो मैं 3 + 3, तो 6 तरीके हैं इसको एक्सपैंड करने के। मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी ले सकता हूं, मैं इसको भी किसी को भी ले सकता हूं, मैं कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी ले सकते हैं आप। तो आप रो 1 रो 2 रो 3 या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीन में से, इन 6 में से कोई भी एक लेके इसको एक्सपैंड करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ये A11 मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरीके से नंबर इसमें हमने लिखे हुए हैं। डिटरमिनेंट A निकालना है तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्सपेंशन करेंगे, अगर रो 1 के थ्रू, जो रो 1 है उससे एक्सपैंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले A11 को लेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर, ये क्या है 1 1,
ये सबके लिए लागू रहेगा। आप A23 भी लेते हैं, अगर A23 लेते तो आप -1 की पावर 2 + 3 डालते। यहाँ पर A11 है तो -1 की पावर 1 + 1 डाल रहे हैं, यानी कि आप सम ऑफ सफिक्सेस, ये जो A11 जो आपको बेसिकली सफिक्सेस क्या कहूँ मैं, इसको आपको सबस्क्रिप्ट कहूँ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। A के जो सबस्क्रिप्ट है 1 1 उन दोनों को ऐड करना है आपको और उसको A11 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां तक हो गया। उसके बाद आपको A11 के इंटरसेक्शन जहां हो रहा हो वो रो और वो कॉलम को छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी को यहां रख देना है। ये पहला हो गया। अब एक काम करते हैं, मैं दोबारा ले जाता हूं आपको ताकि आपको ये लाइन समझ में आ जाए, क्योंकि ये आ जाएगी तो बाकी सब समझ में आ जाएगी। देखें, हम A11 लेना चाहते हैं, इस रो के हिसाब से खोलना चाहते हैं। सबसे पहले A11 लेंगे तो हमने क्या किया, A11 लिया, -1 टू द पावर क्या किया, 1 + 1 यानी 2 हो गया। यहां पर डिटरमिनेंट लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम को छोड़ के बाकी जितने बच रहे A22, A32, A23 और A33, ये वाला हो गया, पहला हो गया। अब इस पे आइए, A12 को लिखिए, इसको -1 टू द पावर कर दीजिए 1 + 2, राइट। उसके बाद इस रो और इस कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दीजिए, क्या बचे, ये तो A21, A31, A23, A33, यहां हो गया। अब A13 लेंगे, एक रो के तीनों एलिमेंट लेंगे। अब इस एलिमेंट को लेंगे A13, -1 लेंगे, उसकी पावर 1 + 3 करेंगे। अब इस रो और इस कॉलम के इंटरसेक्शन को देखेंगे, इनको छोड़ देंगे, बाकी एलिमेंट ले लेंगे। क्या लेंगे, A21, ये वाला A31, A22 और A32, ये आपका बन गया, ये इसका डिटरमिनेंट। बीच में क्या किया आपने, जो भी -1 की पावर में आया उसका वो साइन लगा दिया। कैसे, जैसे हम दूसरे पे गए, यानी कि 812 पे गए, -1 टू द पावर 1 + 2 किया और A12 के रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, जो भी रो और कॉलम इनको इसके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, उनको छोड़ के बाकी एलिमेंट ले लिए। ऐसे हम A13 पे गए, A13 लिखा, -1 टू द पावर 1 + 3 लिखा, उसके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी एलिमेंट यहां लिख दिए। अब आपको 2/2 का तो करना आता ही है, तीनों में 2/2 का करना तो आता ही है आपको। कैसे, ये A22 × A33 -A23 × A32, ये होगा A21 × A33 -A23 × A31, ये होगा A21 -A21 × A32 -A31 × A22। तो इसका उत्तर क्या आएगा, फाइनली डिटरमिनेंट निकालना है। तो अब तीनों, ये जो तीनों आपने अलग अलग निकाले, उन जैसे मान लीजिए ये, इसको मैं A1 या X कहूं तो A, क्योंकि इसमें है। पहला जो स्टेप 1 में किया था उसको X1 मान लेता हूं, उसको ऐड करना है X2 से और उसको करना है X3 से। ये X3 ये है, ये पूरा X3 है। अब आप समझ गए X2 X1 अब जो हमने निकाले, मैं यहां बता देता हूं। ये X1 है, ये X2 है, ये X1 है, X2 है, इन तीनों को जोड़ देना है। आप देखें, ये और ये जोड़ा हमने और यही डिटरमिनेंट है। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो अल्टीमेटली क्या आया, A11। अब ये कुछ नहीं है, ये जो आपने डिटरमिनेंट देखा 2/2 का, उसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से A12, ये उस डिटरमिनेंट का सोल्यूशन है, 2/2 निकाला। ये एलिमेंट आ गया, क्योंकि ये साइन जो है यहां पर माइनस आया, बाकी यहां प्लस हो गया, क्योंकि यहां -1 टू द पावर 1 + 1 था और यहां -1 टू द पावर 1 + 3 था, तो ये तो प्लस आ जाएंगे। लेकिन यहां -1 टू द पावर 3 था और -1 की पावर अगर इवन है तो ये -1 1 हो जाएगा, अगर -1 की पावर ऑड है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आ गया। अब इसको ओपन कर लीजिए तो ये फाइनल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से कुछ किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, ऐसे करके हमने लिख दिया बाकी सबको, इसको इससे और एक्सपैंड कर दिया। ये आपका डिटरमिनेंट है। तो ये सारे के सारे स्टेप आप एक साथ लगाएंगे, जो मैंने हिज्जे करके बताए, जो मैंने अलग अलग करके बताए, ये सारे एक साथ लगेंगे इसमें। अब आपका सवाल उठता है कि 6 पॉसिबिलिटी है इसमें, तो क्यों ना किसी और रो को करके देखा जाए। हम क्या करते हैं, इस रो के हिसाब से खोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के हिसाब से इसको खोलते हैं। ये अमूमन ट्रेडिशन है, ये चलता चला आ रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि आपने इसको सेकंड रो से क्यों खोला, आपने ये थर्ड कॉलम क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि 6 पॉसिबिलिटीज है, आंसर सेम आना है।
आंसर सेम आएगा, 6 तरीके से करेंगे तो आंसर सेम आएगा, डिटर्मिनेंट सेम आएगा। अब इस पे आते हैं, करना क्या है, a21 यहां लिखिए, 2 और 1 को -1 की पावर पे चढ़ा दीजिए, a21 को छोड़ के ये जो 4 एलिमेंट मिले वो यहां लिख दीजिए। अब a22 पे आइए, a22 लिखा आपने, -1 टू द पावर 2 + 2 कर दीजिए, अब बीच में प्लस का साइन है, तीनों ऐड होते हैं। फिर a22 का रो और कॉलम का इंटरसेक्शन देखिए, उनको छोड़ के ये चारों टर्म ले लीजिए, यहां आ गया। अब a23 पे आइए, इस पे a23 पे आएंगे और a23 पे जैसे आएंगे हम उसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ये टर्म a2 ये 2 ये यहां ले लेंगे और a23 की पावर -1 टू द पावर 2 + 3 चढ़ा देंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा और ये माइनस आएगा। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा। ये माइनस प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके एक्सपैंड कर लीजिए, ये आपका डिटर्मिनेंट आएगा। तो कोई भी रो और कोई भी कॉलम 6 पॉसिबिलिटीज है, उसके हिसाब से एक्सपैंड कर सकते हैं। तरीका सबका सेम है, -1 की पावर को चढ़ा देना है उसके सबस्क्रिप्ट से ऐड करके, और फिर उसके रो और कॉलम जहां इंटरसेक्ट होते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट जो ले रहे हैं आप, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं उन सबको 2x2 डिटर्मिनेंट में डाल देना। अगर आप कहते हैं कि मैं कॉलम के हिसाब से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कॉलम के हिसाब से करना चाहते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं होने वाला। a11 लीजिए, -1 टू द पावर चढ़ाइए 1 + 1, इसको और इसको छोड़ दीजिए, ये वाले 4 टर्म यहां ले लीजिए, प्लस करिए, a21 में आएगा, a21 की पावर -1 पे चढ़ा दीजिए। ये जो इंटरसेक्शन है इसको छोड़ के ये 4 टर्म बन रहे हैं, ये चारों ले लीजिए। a31 पे आइए, तीनों को जोड़ना भी है, a31 पे आइए, इसका रो और कॉलम का इंटरसेक्शन देखिए, बाकी सारे टर्म उठा लीजिए, वो यहां रख दीजिए और -1 की पावर 3 + 1 चढ़ा दीजिए। ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका सोल्यूशन है। चाहे रो दे चाहे कॉलम दे, सारे ही समय आपका इक्वल आंसर आएगा। बाकी कोई भी आप ले लें, अगर आप करना चाहें तो ट्राई करके देखिए, किसी भी कॉलम और किसी भी रो से एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि तरीका सबका सेम है, -1 टू द पावर चढ़ाना है, तो माइनस का जो प्लस होगा, प्लस का जो माइनस होगा, उस हिसाब से चीजें आपस में मैनेज होगी और डिटर्मिनेंट सबका सेम ही आएगा। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, रो और कॉलम, वहां उन रो और कॉलम को लेंगे जिसमें मैक्सिमम जीरोज है। क्यों? क्योंकि जीरो जिसमें ज्यादा है वो टर्म तो वैसे ही हट जाएगा। और हम ये करने की जगह, -1 टू द पावर i + j करने की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 और -1, जब i + j इवन हो या ऑड हो। ये बार बार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाएंगे। ये हम इसमें अप्लाई करेंगे। एक a लीजिए और एक b लीजिए, ये दोनों है। हम आराम से इसको बता सकते हैं कि a और 2 में रिलेशन क्या है। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो यही तो आ जाएगा, तो a = 2 भी आ गया। और इसी तरीके से a कितना होगा डिटरमिनेंट, 2 × 0 मतलब 0, -4 × 8 -8। और b का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 × 0 यानी कि 0, -2 यानी कि -2। आप देखें कि जो a है ये है 4 × -2 यानी कि 2² ऑफ b, यानी a हो गया आपका 2 की पावर n b, a की पावर 2b है ना, a की पावर 2 की पावर n, जहां पर n जो है 2, ये ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिसेस का, a और b का। तो इन जनरल अगर आप देखें, अगर a = kb है इस तरीके से, जहां पर a और b दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n के, जैसे 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो हम सीधा मॉड a या जो डिटरमिनेंट a को हम कहेंगे ये k टू द पावर n है इस डिटरमिनेंट का। और अगर मैं एक चीज और बताऊं इसमें, ये n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब हमको ये डिटरमिनेंट निकालना है, ये हमारे पास रो और कॉलम दिए हुए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कोई भी रो और कॉलम ले लीजिए, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है कि अगर मैं इस कॉलम से इसको ओपन करूं तो 2 जीरोज मिल जाएंगे, तो 2 कंप्यूटेशन हमारे वैसे ही कम हो जाएंगे, केवल एक कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉलम सबसे सूटेबल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2 जीरोज है। उससे फायदा क्या होगा, चलिए शुरुआत करते हैं। हम 4 लेंगे पहले, यानी कि 4 जब लेंगे यहां पर, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे, इसको यहां रख देंगे। जब 0 लेंगे
तो ये दो और ये दो एलिमेंट आएंगे, वो यहाँ रख देंगे। फिर ये 0 लेंगे तो ये चारों एलिमेंट आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब ये जो भी एलिमेंट हो ये तो 0 हो ही गए, 0 इंटू समथिंग इज 0। केवल ये करना है, -1 इंटू 1 -1, 4 इंटू 3 12, -1 -12, ये आपका 4 इंटू -13 -52 आ जाएगा। और हमने ये देखा कि ये साइन क्या आएगा। आप देखें, अगर ये आप A11 12 13, ये अगर प्लस है, यहाँ प्लस किया या माइनस किया प्लस, हमेशा साइन जो होते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब हर एक रो और कॉलम में एक साइन का चेंज हो जाता है। तो आप डायरेक्ट -1 टू द पावर करने की जगह आप सीधा साइन भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस के साथ आपको अब वैसे भी आ जाएगा। ये है आपके पास, इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसमें क्या है कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक 0 है, तो चाहे इस कॉलम से करें, चाहे इस कॉलम से करें, चाहे इस रो से करें, आपका कंप्यूटेशन वैसे ही होना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम टाइम हम फर्स्ट रो से एक्सपैंड करते हैं। तो 0 लीजिए, ये 4 टर्म लिख दीजिए, ये आ गया, माइनस करिए साइन अल्फा, अब ये 2 और ये 2 टर्म यहां लिख दीजिए, माइनस कॉस अल्फा पे आइए, ये 4 टर्म लिख दीजिए। ये आपका सॉल्व करें, ये वैसे करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगा। यहां पर आइए साइन अल्फा पे, ये और ये, फिर माइनस कॉस अल्फा, ये और ये, क्या है आपका, सॉल्व करेंगे तो साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये दोनों बराबर है, ये आपका 0 आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है x की, ताकि ये दोनों बराबर हो। तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 1, मतलब 3 माइनस 4 टू 8। इसको बराबर करिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 3 माइनस 8। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपका 8 आएगा, यानी कि प्लस माइनस 2√2। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, किस तरीके से एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया जाता है, उसकी वैल्यू निकाली जाती है, वो हमने देखा। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे डिटर्मिनेंट को। हमारा मेन ये एम रहेगा कि मैक्सिमम जीरोज हम ले आए रोज या कॉलम में, जिससे हमारा कंप्यूटेशन आसान हो। चाहे कोई भी ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट हो, कोई भी ऑर्डर का, ये प्रॉपर्टीज उस पर लगेंगी, लागू रहेंगी। तो हम यहां पर 3 तक जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है कि यदि रोज या कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप देखें कि ये A1, यहां पर जो भी डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू ये है, ये आप जानते कैसे निकालना है, हमने इस रो के हिसाब से इसको खोल दिया। अगर हम इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को, या रो एंड कॉलम्स को, तो हमने इसमें क्या किया कि रो और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज करी। ध्यान रखिएगा कि जब रोज और कॉलम इंटरचेंज की जाएंगी आपस में तो फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो रो थी अब वो ये कॉलम हो गई, ये रो अब ये कॉलम हो गई, और ये रो ये कॉलम हो गई, जो आप यहां देख पा रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों ही बराबर आएंगे आपके। इसका मतलब ये है कि यदि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर डिटर्मिनेंट आप A का निकालें और डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज का निकालें तो बराबर होगा, दे विल बी इक्वल। अगर Ri आयत रो है, Ci आपका आयत कॉलम है, तो यदि आप इंटरचेंज करेंगे रो और कॉलम को, तो आप इस तरीके से लिखेंगे Ci चेंज टू Ri, कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं आप। इसको एग्जांपल्स देखते हैं। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। पहले 2 लीजिए, ये आएगा, -3 लीजिए, ये दोनों आएंगे, और 5 लीजिए, ये आएगा। इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, माइनस ऐड करिए, -28 आएगा। अब रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे, यानी कि ये आपका जो ये रो थी, ये वाली, ये अब कॉलम बन चुकी है। जो ये सेकंड रो थी, ये सेकंड कॉलम बन चुकी है, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, आप देखेंगे कि दोनों की वैल्यू आपकी सेम आए। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि कोई 2 रो या कॉलम डिटर्मिनेंट में इंटरचेंज किए जाए तो साइन डिटर्मिनेंट का चेंज होता है। अगर 2 रो या 2 कॉलम, दो होने चाहिए, 2 रो या 2 कॉलम आप उसके डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज किए जाएंगे तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये तो खैर डिटर्मिनेंट है, आप निकाल लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया,
जो पहला रो, ये पहली रो थी, इसको हमने 2 जंप कराया, 2 जंप करा के, मतलब इसको इससे ना रिप्लेस करके, मतलब इससे इंटरचेंज ना करके, हमने इसको और इसको इंटरचेंज किया, यानी कि ये यहां आ गया, ये यहां चला गया। अब देखिए ये C1 C2 C2 C3 यहां आ गया, A1 A2 A3 यहां आ गया। इससे क्या हुआ, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे सेम चीज आएगी लेकिन माइनस के साथ आएगी। अगर हम इंटरचेंज कर रहे हैं रोज को तो हम RI इस तरीके से डबल एरो लिखेंगे RJ, और इंटरचेंज करेंगे अगर कॉलम को तो CI इंटरचेंज CJ लिखेंगे। वेरीफाई करते हैं, आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करिए और -28 आएगा। जरा रो 2 को रो 3 में बदल देते हैं, यानी रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज करने से क्या होने वाला है, हम एक रो 2, ये वाला रो 2 है, और रो 3 इसको ले जाइए ऊपर, इसको ले जाइए नीचे, तो ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। अब इसको सॉल्व करिए, अब देखेंगे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, सेम 28 -28 जो था वो 28 हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि कोई दो रो अगर डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 होगी। अगर आप किसी तरीके से 2 रो को एक जैसा ले आए, या आपने देखा एक जैसे हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। अगर हम देखें कि इंटरचेंज करें आइडेंटिकल रो को डिटर्मिनेंट के, तो हमारा चेंज नहीं होता है ना। अगर आइडेंटिकल रोज है तो अगर हम इंटरचेंज भी करेंगे तो चेंज नहीं होगा, तो प्रॉपर्टी 2 लगाते हैं उसमें। अगर हम 2 रो को इंटरचेंज करते हैं तो डेल्टा, ये डेल्टा बोल देता हूं इसको यार, माइनस डेल्टा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि इसको इधर ले आइए, ये 2 डेल्टा हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी डेल्टा 0। इसको देख करके देखते हैं, आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है और उसमें ये वाली जो रो है वो वाली रो के बराबर है, तो ये दोनों जब रो बराबर आ गए आपके और आप इसको सॉल्व करने चले, तो आप देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 0 आएगी, क्योंकि रो 1 और रो 3, ये R1 और R3 आपका आइडेंटिकल है। एक प्रॉपर्टी है 4, यदि हर एक एलिमेंट रो का उसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी कांस्टेंट k से, तो जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो k से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसका मतलब आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और आप KA1 इसको KB1 और KC1 कर दीजिए, k से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, जरा k से करके फिर खोलिए, तो k इंटू आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि दिस वन k कैन बी टेकन आउट फ्रॉम दिस रो, k इंटू दिस, यानी कि अगर आप k से मल्टीप्लाई करते हैं तो KA1 KB1 KC1 ये बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी से क्या है कि हम कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी रो के या कॉलम के, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। यदि आप ऐसा करें कि यहां पर, जैसे यहां पर है 1 2 और 4 और यहां पर है 2 4 और 8, इसमें से अगर मैं सब में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, 2 कॉमन ले लो, ये 1 बनेगा, 2 कॉमन ले लो 2 बनेगा, 2 कॉमन ले लो 4 बनेगा, और मैं 2 बाहर ले लेता हूं, ये 2 ये 2 ये 2, तो ये 1 2 4 हो गया, ये भी 1 2 4 हो गया, दोनों बराबर हो गया, 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। यानी कि अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी 2 रो के वो प्रोपोर्शनल है, सेम रेशियो है, तो भी उसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट ले सकते हैं ना, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। R1 R2 ये प्रोपोर्शनल है, इसलिए मैं एग्जांपल करके दिखाया आपको किस तरीके से 0 आएगा। अब देखिए ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसमें ये 17 इंटू 6 होता है 102, ठीक। आप करेंगे 3 तो 6 3 18 और 6 छक्के 36, 6 6 36, इसका मतलब 6 6 6 कॉमन फैक्टर है इसमें। इस 6 को आप बाहर ले सकते हैं, जैसे 6 को बाहर लेंगे ये रो और ये रो आपकी एक जैसी हो गई, और हम जानते हैं कि अगर रो बराबर होती हैं, 2 रो या 2 कॉलम, तो डिटर्मिनेंट 0 आता है। यदि सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, तो देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 मोर डिटर्मिनेंट्स। जैसे आप यहां देखें A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हम पहले डिटर्मिनेंट में लेंगे और ये और ये हम दूसरे डिटर्मिनेंट में लेंगे,
ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम वेरीफाई करते हैं, पहले इसको सोल्यूशन कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है, और ये जरा रीअरेंज करके देखिए, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। शो करते हैं इसको एग्जांपल से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस x ये एक में ले सकते हैं, b प्लस b बाय y और c z ये ले सकते हैं, और अगले वाले में क्या रहेंगे, a 2x b 2y और c 2z इस तरीके से। दोनों को अलग कर दिया जाए, ये अलग ये अलग। इसमें देखिए ये दो रो कॉमन हो गई 0, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें इससे तो ये दोनों रो कॉमन हो गई, ये 0, 0 प्लस 0 इज 0। प्रॉपर्टी 6 है, यदि हर एक एलिमेंट किसी भी रो का या कॉलम का डिटरमिनेंट का, अगर उससे मैं इसको पहले अंग्रेजी में बताता हूं आपको ताकि समझ में आए, क्योंकि ये हम मैट्रिसेस में देख चुके हैं, मैट्रिसेस में भी इसी तरीके से किया था। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो आर एडेड, then value of the determinant remains the same, the value of the determinant remains same if we apply the operation this। यानी कि आप इस r i में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी और रो को लीजिए, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए, इसे ऐड कर लीजिए या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसी तरीके से इस कॉलम में चेंज कर रहे हैं, यही कॉलम में क्या कर रहे हैं कि कोई भी दूसरे कॉलम में कोई भी मल्टीप्लाई वैल्यू करके ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बिल्कुल सेम रहेगा, कोई डिटरमिनेंट में चेंज नहीं आएगा। यानी कि अगर आप ये देखिए, ये a1 b1 ये आपके पास है, आपने क्या किया, C1 को इस वाले को सबको K से मल्टीप्लाई किया और ये जो आया उसको इससे जोड़ दिया, यानी कि A1 प्लस KC1, A2 प्लस KC2, A3 प्लस KC3। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो वैसे ही रहेगा। इसमें चेंज किया हमने, क्या चेंज किया, C1 C2 C3 को K से मल्टीप्लाई करके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से जोड़ दिया, ये दोनों बराबर रहेंगे, ये दोनों बराबर रहेंगे। आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि अगर हम इसको अलग कर लें, जो हमने अभी किया इसको जरा अलग कर लें, यानी A1 A2 इसको अलग करेंगे, क्योंकि प्लस जो चीज हमने की A1 प्लस KC1 प्लस A2 प्लस KC2 प्लस A3 प्लस KC3, इसको अलग कर लीजिए। जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी ये तो वही रहा, यहां से K बाहर ले लीजिए, K बाहर लेंगे तो C ये और ये दोनों जो आपकी रोज है बराबर हो जाएंगी, ये 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो पहला वाला डिटरमिनेंट था उसी के बराबर हो जाएगा। यदि आपके पास ये डिटरमिनेंट है जो इससे निकल के आया है K इंटू R1, और ये डिटरमिनेंट है जो K इंटू C, मतलब इसमें चेंज किया मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास जो डिटरमिनेंट आएगा ना, क्योंकि K आपने इससे मल्टीप्लाई किया है, चेंज क्या किया है आपने, इसमें ये चेंज किया है कि इसी रो को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो रो जिस रो से मल्टीप्लाई करेंगे वो पूरे डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि एक से ज्यादा ऑपरेशन आप इस तरीके लगाते हैं एक स्टेप में, तो ये ध्यान रखिएगा कि इफेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कॉलम ऑपरेशन के लिए भी ध्यान रखिएगा, एक एक करके लगाइएगा। जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल है, आपको सॉल्व करना है कि ये a क्यूब है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम अब देख पा रहे हैं कि हम किसी को किसी से सब्ट्रैक्ट करें या किसी को किसी से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास बहुत सारी चीज आ रही है। जैसे इस रो 2 को देखिए, अगर इस रो 2 से इस वाले को मैं ट्वाइस कर दूं और इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो R2 में चेंज करिए, R2 माइनस 2R2, तो ये सब में होगा, यानी ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे माइनस करेंगे, ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे माइनस होगा। इसी तरीके से R3 भी देख रहे हैं आप, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इससे माइनस कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। यही सबके साथ होगा, ये भी 3 से होगा, ये भी 3 से होगा और इससे माइनस होगा। यही हमने अप्लाई किया, ये चीज आएगी, हमारे पास 2 0 आ गए, केवल इससे हम एक्सपैंड कर लेंगे, यानी कि बाकी चीज 0 हो जाएगी। तो हम अगर और भी करना चाहें, अब देखिए, इसको एक्सपैंड करने से पहले हम ये भी देख सकते हैं कि हम और सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास इसको और इजी बनाने की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दूं तो ये भी 0 बनेगा। कैसे? हम क्या करेंगे, R3 में चेंज करेंगे 3 इंटू R2, तो ये 0 और ये और का ईजी हो गया। अब आपके पास क्या है कि जब आप A से भी एक्सपैंड करेंगे तो आपको बहुत सारे 0 मिल जाएंगे, ये तो दोनों खत्म हो जाएंगे, तो A से एक्सपैंड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, और A इंटू ए ये तो खैर 0 हो जाएगा, तो केवल A इंटू ए करेंगे तो A स्क्वायर इंटू ए होता है a क्यूब। ये आंसर आ गया आपका। बगैर एक्सपैंड किए आपको इसको प्रूव करना है कि ये 0 है। तो देखिए, ये
सीधी सी बात है कि ये एक्स वाई है, जेड नहीं है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ जेड एक्स है, वाई नहीं है। तो इन दोनों को इसमें R1 में चेंज करिए, किस तरीके से, R1 प्लस R2, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और R1 में चेंज होगा। तो यहाँ पर Z आ जाएगा, यहाँ पर X आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ZX के साथ Y। अब एक्स वाई जेड तीनों आ गया, इसको बाहर ले लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1, ये 1 1, ये 1 1, इसका मतलब दोनों रो बराबर है तो 0 हो जाएगा। ये यहाँ पर किया है, R1 में ऐड किया, R1 प्लस R2, ये आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड बाहर लेंगे, 1 1 1 आ जाएगा, क्योंकि दो रो कॉमन हो गई, तो ये आपका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। इसका आपको ये इवैल्यूएट करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, आप या तो इधर A इधर B इधर C ले आइए। तो क्या करेंगे, ABC कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 1 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये लेकिन इसको इधर कैसे ले आए, मल्टीप्लीकेशन तो हो नहीं सकता। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी रो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, इसको जरा ये 1 1 1 तो दिख रहे हैं, तो हम क्या करें, इस रो 2 में चेंज करेंगे, रो 2 माइनस रो 1, और इस रो 3 में चेंज करें, रो 3 माइनस रो 1। इससे क्या होगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, 0 हो गए, ये B माइनस ए, इस वाले में C माइनस ए, यहाँ CA माइनस BC, यहाँ आपका AB माइनस CA, ये आ गया। अब आप देखें, इससे भी हमें बहुत सारी चीजें मिल सकती है। आप B माइनस ए और C माइनस ए कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको B माइनस ए मिल रहा है, इसको बाहर ले लीजिए। यहाँ C माइनस ए मिल रहा है, यानी माइनस साइन चेंज है, लेकिन C माइनस ए बाहर ले सकते हैं। तो अंदर आपको केवल ये एलिमेंट मिलेंगे। तो अब इसको सॉल्व करना कितना आसान है, केवल इससे एक्सपैंड कर लीजिए, केवल यही एलिमेंट लेना पड़ेगा, बाकी तो इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ये आएगा 1 इंटू माइनस बी प्लस 1 इंटू माइनस सी, यानी कि ये। तो A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए हो गया। आपको प्रूव करना है कि ये 4ABC है। इसको 4ABC कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस R1 में चेंज कर, देखिए R1 में हम चेंज करेंगे, R1 में R1 माइनस R2 माइनस R3, ये कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो हम इसमें इन दोनों को एक काम करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इससे माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा। अब किसी रो 1 से इसको एक्सपैंड कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4ABC आएगा। इतना ही करना है। यदि एक्स वाई जेड डिफरेंट है और आपको डिटर्मिनेंट 0 दिया हुआ है, तो आपको प्रूव करना है 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसके लिए सबसे पहले इन दोनों को अलग कर लीजिए, ये अलग करेंगे, फिर ये वाला लेके इनको अलग करेंगे, ये अलग कर लीजिए दोनों को। अब इनको जरा अलग अलग देखते हैं। यहां पर देखिए आपके पास x कॉमन आ जाएगा, या y कॉमन आ जाएगा, या z कॉमन आ जाएगा। और जैसे ही आप ये कॉमन लेंगे, आपको ये दोनों एक जैसी मिल जाएंगे। देखिएगा, हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, x यहाँ से, y से यहाँ से, z यहाँ से, ये -1² कर दिया। क्यों, अब देखिए इसमें करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन -1 इसलिए किया क्योंकि हम इसके रो और कॉलम को बदलना चाहते हैं इसकी तरह दिखाने के लिए। तो एक बार चेंज करेंगे तो -1, दूसरी बार चेंज करेंगे तो -1, और एक बार और दो बार चेंज करने के बाद ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी कि हमने इसको चेंज किया है, रो और कॉलम को, मतलब कॉलम को 2 बार चेंज किया है। और फिर यहाँ एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, यानी ये दोनों सेम आ गए, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड तो बाहर आ जाएगा, मतलब ये दोनों कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आएगा, ये बाहर आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना बहुत आसान है। R2 में चेंज करिए, R2 माइनस R1, R3 में चेंज करिए, R3 माइनस R1, और उसके बाद इसको इससे एक्सपेंड कर लीजिए। वैसे कॉमन भी ले सकते हैं, अब ये कॉमन लेना बाकी है। देखिए यहाँ क्लियर दिख रहा है कि y माइनस एक्स है, ये y² माइनस एक्स स्क्वायर है, y² माइनस एक्स स्क्वायर होता है y माइनस एक्स, y प्लस एक्स। ये z माइनस एक्स है, ये z² माइनस एक्स स्क्वायर होता है z माइनस एक्स, z प्लस एक्स। यानी z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, वो हमने कॉमन ले लिया। अब ये बना, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको मतलब ओपन कर लीजिए। आपको इसके अंदर केवल और केवल z माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो z माइनस 1 आएगा। और चूंकि इसमें दिया गया है कि ये दोनों मतलब ये सारे डिफरेंट है, तो ये इनको माइनस करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा, इसको माइनस करेंगे तो 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब 0 क्या है, यही तो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 के बराबर दिया हुआ है। एग्जाम्पल में शो करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसमें सबसे पहले इससे आप a बाहर ले लीजिए, a बाहर लेंगे तो इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा। इससे b बाहर ले लीजिए, तो ये a यहां से ले लिया, b यहां से ले लिया, यहां से c ले लीजिए।
अगर सी लेंगे तो सी डिवाइड करना पड़ेगा सब में, तो ये क्या बन गया, इस तरीके से बन गया। एबीसी हमने बाहर ले लिया, वो केवल इसलिए किया क्योंकि हमको दाएं हाथ पे एबीसी दिख रहा है, तो पहले एबीसी को बाहर लेके फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। अब ये बन गया। अब इनको R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें दिख पा रहा है कि अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें, तो हमारे पास ये जो टर्म है ये तीनों ऐड करके एक जैसे आ जाएंगे। तो हमने R1 में चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों टर्म एक जैसे आ गए। अब इसको बाहर ले लीजिए, ये बचता है आपका। अब ये बचा, अब आप ये काम करिए, अब इसको सारा कॉलम के हिसाब से कर लीजिए। कॉलम 2 में चेंज करिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में चेंज करिए, मैं यहां से बताता हूं आपको। कॉलम 2 में चेंज करिए कॉलम 2 माइनस 1 इस वाले में, और कॉलम 3 में चलिए चेंज करिए कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 में कॉलम 3 माइनस 1, कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये 1 आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो अल्टीमेटली ये आ गया। अब अगर इसमें एबीसी मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो ये आ जाएगा, एबीसी यहाँ, एबीसी यहाँ, एबीसी एबीसी, ये आपका वैल्यू आ जाएगी। आप ये भी कर सकते थे कि C1 में चेंज कर सकते थे C1 माइनस C2, C3 में चेंज कर सकते थे C3 माइनस C2, और फिर आप C1 में C1 माइनस AC3 अप्लाई कर सकते थे, दोनों में एक ही आपका रिजल्ट आता। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो हमने एरिया ऑफ अ ट्राइंगल देखा जहां पर ये 3 वर्टिसेस थी। अगर एक ट्राइंगल को बनाए और हम ये कहें कि इसकी वर्टिसेस x1 y1 है, इसकी वर्टिसेस x2 y2 है, और इसकी वर्टिसेस x3 y3 है, तो इसका हमने एरिया निकाला था हाफ x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, और उसके बाद x3 y1 माइनस y2। और ये जो था ये आपका मॉड्यूलस में आता था, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आती थी इसकी, जो भी आती थी उसको हम पॉजिटिव में लिखते थे, एरिया क्योंकि पॉजिटिव में रहता है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम डिटर्मिनेंट में कैसे लिखेंगे, हाफ, ध्यान रखिएगा, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। कितना आसान हो गया ये। तो क्योंकि एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हम हमेशा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, और यदि एरिया दिया हुआ है तो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट में लेना है, दोनों की दोनों वैल्यू लेना है। और जो एरिया है ट्राइंगल का, जो 3 कोलिनियर पॉइंट से बनता है वो 0 होता है। यानी कि अगर हम कहें कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है, यानी कि कोलिनियर है इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ऐसे ऐसे है, तो ये ट्राइंगल का एरिया हम 0 कर देंगे तभी मिलेगा। तो उसके कुछ सवालात लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो सीधा यहाँ पर x1 y1 z1 रखिए, यहाँ पर x1 x2 x3 रखिए, यहाँ y1 y2 z2 रखिए, और उसके बाद y1 y2 y3 रखिए, और उसके बाद 1 1 1 कर दीजिए, और उसके बाद सीधा इसको ओपन कर लीजिए। चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये थोड़ी इजी वैल्यूज है इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए। 61/2 आएगा, इसका मॉड लेना है अगर नेगेटिव आता है तो। इक्वेशन निकालनी है आपको, लाइन जो इनको और इनको ज्वाइन कर रही है, आपको डिटरमिनेंट यूज करना है और k भी निकालना है, और फाइंड k। यदि ये जो पॉइंट है इस तरीके का है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट है। अब देखें आप, इसमें एक आपको मिला है ये वाला, ये आपके पास इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो ये लाइन है यूजिंग डिटरमिनेंट। अब एक k निकालना है यदि ये पॉइंट इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ABD इज 3। तो देखिए इसमें A, B और D तीनों दिए हुए, ABD तीनों दिए हुए हैं, मतलब A ये है, B ये है, D ये है। अभी हमें इसका आइडिया नहीं है, हम बस इसको किसके बराबर करेंगे ये देखिए आप। हम मानते हैं P कोई XY पॉइंट है AB पे, ये AB है हमारा, A हमारा 1 3 है, B हमारे पास 0 0 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन आपको बतानी है, लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट। और उसके बाद फिर हम इसके बाद क्या करेंगे कि एक D पॉइंट बनाएंगे K0। ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया बनेगा ना, ये 3 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि P मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, कोई भी इस लाइन पे कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लीजिए x y। अब देखिए अगर ये तीनों, ये 1 3 0 0 और x y,
अगर एक लाइन पे आते हैं इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 यहाँ दिख रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे हाफ 0 0 1 मतलब 0 0, पहले ये 0 0 ले लेंगे, फिर आप 1 3 1 ले लीजिए और फिर xy ले लीजिए और साथ में 1 1 1 तो रखना ही है। तो ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3, इसको 0 के बराबर कर दिया तो y की एक इक्वेशन बन जाएगी 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां तक ठीक हो गया। अब आइए इस पे, अब हमारे पास 1 3 0 0 ये तो हमारे पास पॉइंट है, इसके अलावा हमारे पास k0 भी एक पॉइंट दिया है और उन्होंने कहा है कि इसका एरिया जो है वो 3 है। अब देखिए 3 का एरिया दिया है, मतलब हम क्यों क्या ये मॉड होता है तो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, प्लस माइनस दोनों में आ सकता है, तो k की दो वैल्यूज निकलेंगी। जब इससे सॉल्व करके इसके बराबर रखेंगे तो एक बार हम +3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे, तो एक बार ये -2 आएगा, एक बार +2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनर्स और कोफैक्टर्स, माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं किसी डिटर्मिनेंट के, तो हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं। जब हम कोई भी डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपेंशन जो होता है वो माइनर और कोफैक्टर के द्वारा ही होता है। और इसको कैसे देखेंगे, पहले तो समझिए माइनर क्या है। किसी भी एलिमेंट, कोई भी अगर उस डिटर्मिनेंट में एक एलिमेंट है, उसका माइनर ये होगा कि उसका रो और उसका कॉलम, मतलब ये जहां पर लाई कर रहा है उसका रो, मतलब ये aij मतलब यहां लाई कर रहा है, तो इसकी रो और इसकी कॉलम की वैल्यू को छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो भी मेंबर होंगे वो उसके माइनर हो जाएंगे। तो माइनर को कैपिटल MIG से हम रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल से करेंगे। तो माइनर किसी एलिमेंट का, डिटर्मिनेंट का, जिसका ऑर्डर n या n से 2 है, इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1। यानी कि अगर आप n ऑर्डर है और कोई भी aij का आप माइनर निकालते हैं तो n-1 का ऑर्डर होगा उसका, वो भी अपने आप में एक स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह होगा। जैसे मैं आपको कहता हूं कि माइनर निकालिए ऑफ एलिमेंट 6 इन दिस डिटर्मिनेंट, तो 6 इसका निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसका m बेसिकली माइनर निकालने का मतलब ये कौन सा है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो 2 3 है। ये माइनर में मैंने कहा कि कैपिटल M लेंगे, तो कैपिटल M 2 3 होगा। ये कैपिटल M 2 3 का मतलब ये है कि आपका कैपिटल M 2 3 आएगा, इस रो को छोड़ दीजिए जहां पर 6 लाई कर रहा है, इस कॉलम को छोड़ दीजिए और उसके अलावा 1 2 और 7 8 को लिख लीजिए। 1 2 और इसको लिखेंगे तो कितना आएगा, 8 1 8 और 7 2 14, 8 - 14 आएगा -6। तो रो 2 और कॉलम 3 यानी कि रो 2 और कॉलम 3 को हटा के जो चीज आई है वो आपकी माइनर हो गई। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट aij का वो होता है माइनर विद द साइन। और साइन क्या लगाना है, जैसे अगर मैं इसी एग्जांपल पे आपको दोबारा ले जाऊं, इसी पे ले जाता हूं आपको, आप देखें कि यहां पर ये 2 3 है, तो -1 की पावर 2 + 3 कर देता हूं मैं, कितना आया, -1 to the power 5 यानी -1। तो इस -6 के आगे अगर मैं -i + j मतलब i + j की पावर -1 to the power i + j कर दूं, जो कि हमारा -1 आ रहा है यहां से, तो ये -6 होगा यानी कि +6। ये हो जाएगा इसका कोफैक्टर। कोफैक्टर समझिए क्या होगा आपका, आप अभी समझ जाएंगे कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। सारे एलिमेंट का निकालना है, तो अगर इसका ले, देखिए पहले तो आपको इसको इससे इक्वेट करना पड़ेगा। यह है a11, यह है a12, यह है a21, a22। तो अगर हम माइनर निकालेंगे aij का, उसको हम कैपिटल MIJ कह रहे हैं, तो इस 1 का क्या होगा, 3 माइनर होगा इसका 1 का 3, क्योंकि 1 जिस रो और कॉलम में है उसको हमने हटा दिया तो 3 होगा। ऐसी -2 का क्या होगा, 4, ऐसी 3 का क्या होगा, 1, और ऐसी 4 का होगा -2। ये सारे आ गए 1 3 4 और -2। ये हमने M12 कैपिटल में दिया है सारा का सारा, और वो यही सबस्क्रिप्ट लिखा है। अब आते हैं कोफैक्टर पे। कोफैक्टर क्या होगा, बस आपको क्या करना है कि इन माइनर के आगे -1 to the power i + j, और i + j क्या होंगे, जो सबस्क्रिप्ट है, -1 to the power 1 + 1, -1 to the power 1 + 1 करिए और सीधा इसके आगे रख दीजिए, तो -1 to the power 1 + 1 अगर a11 निकालना है तो इसका 3 आया,
ये इसका 3 आ रहा है, तो 3 के आगे -1 की टू द पावर 1 + 1 यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1, तो 3 आ गया। ऐसे -1 टू द पावर 1 + 2 यानी कि -1 टू द पावर 3 और 4 यानी कि -4। तो ये जो माइनर्स हैं वो तो सीधा उन रो और कॉलम को हटा के सारे एलिमेंट होंगे और या तो उसका वैल्यू होगी, और उसके बाद हमको अगर कोफैक्टर्स निकालने पड़ गए तो कोफैक्टर का मतलब ये है कि -1 उसके पावर i + j, जो रो और कॉलम पे वो एलिमेंट लाई कर रहा होगा उसको -1 उसके माइनर को -1 टू द पावर i + j से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका कोफैक्टर आ जाएगा। माइनर और कोफैक्टर निकालना है a11 और a21 का इसमें, तो a11 का क्या है, ये बन जाएगा इतना, ठीक। और क्योंकि a11 क्या है, -1 टू द पावर 1 + 1, तो इसके आगे आप a22, a23, a32 और a33 लिख दीजिए, ये आपका a11 हो गया। अगर आपको a21 करना है तो क्या करेंगे, देखिए यहीं पे करके दिखा देता हूं आपको। a21 का मतलब ये, तो इसकी रो और इसको कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी एलिमेंट लिख लीजिए, क्या हो जाएंगे, a12, a13, a12, a13 और यहां पर आ जाएगा a32, a33, ये तो हो गया। अब इसके आगे कोफैक्टर, ये माइनर हो गया, ये M21 है, ये M11 है, कैपिटल में लिखा है। अब इसका कोफैक्टर अगर निकालना है तो -1 की पावर 2 + 1 कर देंगे, इसका 2 + 1, तो -1 की पावर 3 यानी कि माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, बस इसको हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए इसको। तो ये a11 ये हुआ, यानी कि इसको अगर सॉल्व कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, a11 का जो कोफैक्टर है वो है -1 टू द पावर 1 + 1 यानी कि यही रहेगा। और a21 का निकालेंगे तो ये वाले एलिमेंट जो मैंने आपको बताया वो लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, और -1 टू द पावर 2 + 1 इसके आगे अगर लगा देंगे तो ये आपको कोफैक्टर हो गया, यानी कि थोड़ा साइन चेंज हो जाएंगे इसके। तो एक्सपैंड करेंगे अगर डिटर्मिनेंट को, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, तो किसी रो 1 से करेंगे अगर a11 जिस तरीके से, इसी को देख लेते हैं, इसको हमको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड हम क्या कैसे कर रहे हैं, -1 टू द पावर 1 + 1 a11, a22, a13। तो यहां पर हमने किया क्या, ये जो चीज है, ये जो a11 के साथ जो ये चीज है, या a12 के साथ जो ये चीज है, या a13 के साथ जो ये चीज है, ये क्या है, ये कोफैक्टर ही तो है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर जो अभी मैंने गोले में बनाया वो ये है, यानी कि सम है प्रोडक्ट का सारे एलिमेंट R1 के और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स का। तो हम जो डिटर्मिनेंट है और भी तरीके से, जैसे क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में 6 रोज और 3 रोज और 3 कॉलम बन रहे हैं, तो R1, R2, R3 और C1, C2, C3, तो 6 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट का मतलब ये हो गया कि सम है प्रोडक्ट उन एलिमेंट का, किसी भी रो या कॉलम को लीजिए और उससे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एलिमेंट किसी रो के या कॉलम के, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं कोफैक्टर से किसी और रो या कॉलम के, तो इसका मतलब उसका सम आना चाहिए 0। जैसे हमने a11 किया, a21 यहां लिया, a12 लिया, a22 यहां लिया, और a13 यहां पर a23 लिया। तो जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ अदर रो, ये एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे a11 लिया और कोफैक्टर इससे मल्टीप्लाई किया, a12 लिया कोफैक्टर a22 के से मल्टीप्लाई किया, a13 लिया कोफैक्टर हमने a23 से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखेंगे अगर ये अल्टीमेटली ये जो चीज है वो ये है, और क्योंकि यहां पर रो 1 और रो 2 ये रो हमारी बराबर आ गई, तो ये 0 हो जाएगा। ये बाकी रो और कॉलम के लिए भी ट्राई किया जा सकता है। आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना है, जो अभी हमने सीखा उसको हम यहाँ प्रूव भी कर लेते हैं। तो माइनर और कोफैक्टर निकालना है इस डिटर्मिनेंट का, और वेरीफाई करना है कि ये 0 होता है कि नहीं होता है। यानी कि
अभी A11 को A31 से कर रहे हैं, A12 को A32 से कर रहे हैं, A13 को A33 के, मतलब ये एलिमेंट है, ये इसका कोफैक्टर है। तो M11 क्या होगा, सबसे पहले इसको निकालिए, ये क्या होगा 0.5 4 - 7, ये आ जाएगा, यानी ये 0 हो जाएगा, ये 5 4 20 -20 आ गया, -20 तो आ गया। अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो -1 to the power 1 + 1 और -20, तो ऐसे सारे निकाल लेंगे आप, सारे के सारे आपके माइनस भी आ जाएंगे, कोफैक्टर्स भी आ जाएंगे। सारे कोफैक्टर्स जब आ जाएंगे ये A31 तक पहुंचेगा। अब जरा करीबन क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो कुल मिला के आपके 9 यहाँ पर हमने कोफैक्टर्स और माइनस निकाले, तो ये माइनर हो गए, ये नवा हो गया, ये नवा कोफैक्टर हो गया। अब A11 वैल्यू उठाइए, A12 और A13 और A31 A32 A33, जरा इनको मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से और ऐड कर दीजिए, आप देखेंगे कि ये 0 आएगा। एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यहां पर कंडीशन क्या होगी इनवर्स होने की, पहली चीज तो ये है, अगर हमको इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स A का, यानी कि A इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एडजॉइंट पहले इसको डिफाइन करते हैं। एडजॉइंट क्या होता है आप देखेंगे, एडजॉइंट आएगा तो अपने आप हम इनवर्स निकालने की प्रक्रिया में आ जाएंगे। तो एडजॉइंट क्या होता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A जो AIJ n/n से रिप्रेजेंट है, ये हमने डिफाइन किया ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का, जहां पर AIJ कोफैक्टर है इन एलिमेंट का कोफैक्टर यहां पर है, तो तब उसे हम एडजॉइंट कहेंगे। आप समझिए कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये सारे एलिमेंट के कोफैक्टर्स लिखे, ये इसका कोफैक्टर है, ये इसका कोफैक्टर है, ऐसे ही मान लीजिए ये A है, इसका कोफैक्टर, ये कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर आपने लिख ली, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के यहां लिख दीजिए। अब उसको कर दीजिए ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स निकालने हैं, ये कैपिटल A11 स्मॉल A11 का कोफैक्टर है, कोफैक्टर निकालना आप सीख चुके हैं। A33 इसका कोफैक्टर है, मतलब A33 कैपिटल A3 इसका कोफैक्टर है। अब ये जो आएगा एलिमेंट, ये जो मैट्रिक्स बनेगा, उसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, यही आपका एडजॉइंट A होता है। कितना आसान हो गया। एडजॉइंट A का मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज निकालना है कोफैक्टर के मैट्रिक्स का। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, आपको एडजॉइंट A निकालना है तो सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए A11 क्या है 4, ठीक। इसी तरीके से A3 क्या है, ये वाला, ये 11 है, ये 12 है, ये 21 है, ये 22 है, तो A12 क्या होगा 1, लेकिन ये 1 नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोफैक्टर लगाना है, तो -1 to the power 1 2 + 1 1 + 2, तो ये -1 आएगा, तो -1 × 1 is 4 is 1 -1। ऐसी 2 1 निकालना है, ऐसी 2 2 निकालना है, यानी कि माइनर्स निकाल के उसके सामने साइन रखना है, तो ये बन जाएगा आपके कोफैक्टर। अब जो एडजॉइंट होगा वो ये होगा, जैसे A11 है, अब इस A21 को यहां कर दीजिए, मतलब इस रो को कॉलम में बदल दीजिए और इस रो को कॉलम, इस रो को कॉलम में बदल दीजिए, इस रो को इस कॉलम में बदल दीजिए, इनको ट्रांसपोज कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा, ये आपका एडजॉइंट A हो गया। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर 2 है, अगर वो इस तरीके से दिया गया है, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आसान तरीका बताता हूं इसका। आप क्या करें, बहुत आसान तरीका है, A11 और A22 को आप इंटरचेंज कर दीजिए, इन दोनों को, और इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दीजिए, A11 को A22 से, A21 को A21 से इंटरचेंज कर दीजिए, और इनके साइन चेंज कर दीजिए। इसका साइन चेंज करना है आपको, इसका साइन चेंज करना है इंटरचेंज करके। यदि A कोई आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है, तो A एडजॉइंट A इज इक्वल टू A ऑफ I। ये क्या है, ये डिटरमिनेंट है इसका। तो I जहां पर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, इसका तात्पर्य कैसे हुआ, वेरिफिकेशन देख लीजिए इसका।
ए आपका अगर ये है, एडजॉइंट ए क्या होगा, मान लीजिए आप कैपिटल A11 से लिख लीजिए इसको, और आप देखें कि यहाँ पर ये A21 है लेकिन यहाँ पर A21 आ गया, लेकिन हमने इसके कोफैक्टर निकाले फिर ट्रांसपोज कर दिया, इसका मतलब ये एडजॉइंट ए हो गया। और हम जानते हैं जो प्रोडक्ट है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट, जो वैल्यू है, या फिर 0 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो a इंटू एडजॉइंट ए कर रहे हैं, a इंटू एडजॉइंट ए, अगर हम a इंटू एडजॉइंट ए करें, सिंस द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, वो a के बराबर है या फिर 0 है। ठीक, तो हम इसमें कर क्या रहे हैं कि हमने a लिया, ये वाला, अभी इसी को लिखा है, इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए, ये हमने यहां पर एलिमेंट आएंगे, अदरवाइज सब 0 आएंगे, क्योंकि ये अभी हमने देख लिया कि अगर ये किसी और से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएंगे। अगर A11 है, A22 है, A33 है, अगर इसको A11 से करेंगे, A22 से करेंगे, A33 से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो यहां पर A आएगा, बाकी जगह 0 हो जाएगा। अब जरा A बाहर ले लीजिए, इससे अंदर क्या बचा, I, ये क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये A इंटू आई हो गया। इसी तरीके से हम एडजॉइंट A इंटू ए को AI बता सकते हैं। इसी तरीके से तीनों को हम जोड़े तो A इंटू एडजॉइंट A इंटू ए इज इक्वल टू A इंटू आई। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहते हैं यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। जैसे अगर आप इस मैट्रिक्स को उठाइए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 8 1 8 माइनस 4 2 8, ये 0 हो गया, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका मॉड A यानी कि डिटर्मिनेंट A 0 होता है, उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है यदि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। जैसे आप देखें 4 1 4 माइनस 3 2 6, 4 माइनस 6 क्या आ रहा है, -2, जो कि 0 नहीं है, यानी कि A आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यदि A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है और उनका ऑर्डर सेम है, तो AB और BA ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उसी ऑर्डर के। ये जो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बराबर होगा उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के, यानी कि A B को करिए और उसका डिटर्मिनेंट निकालिए A इंटू बी करके, और A का अलग से डिटर्मिनेंट निकालिए, B का अलग से डिटर्मिनेंट निकालिए, दोनों को फिर बाद में मल्टीप्लाई करिए, वो बराबर होगा उसी ऑर्डर का। अब हमने ये देख लिया कि जो एडजॉइंट A इंटू ए होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई होता है, यानी कि ये होता है। एक काम करते हैं, दोनों साइड हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। इसका डिटरमिनेंट लिया और इसका डिटरमिनेंट लिया, अभी ये तो मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट ले लिया। अब यहां से A बाहर लिया, यहां से A बाहर लिया, यहां से A बाहर लिया, तो कितना आ गया, A क्यूब आ गया, यानी कि अंदर केवल I बचा, ये I है। अब देखिए ये A और ये एक A कट गया, इसको हम I लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं अभी। तो एडजॉइंट A इंटू ए, अब मतलब बेसिकली मैंने यहां से एक हटा दिया तो ये अभी कट ही गया, तो एडजॉइंट A इक्वल टू A स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो एडजॉइंट A होगा सीधा n-1। बस इतना करना है आपको, यहां से ये चीज आ जाएगी आपकी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल होगी यदि, यानी कि इसका इन्वर्स होगा तब जब A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर n की और I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर n की। इसका मतलब वहां पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स B होना चाहिए ऑर्डर n का, ताकि A इंटू बी करें या B इंटू ए करें I आए, यानी कि हम कह रहे हैं B जो है A इनवर्स है या A जो है वो B इनवर्स है। अब A और B को करेंगे और B की जगह मैं A इनवर्स लिख दूं तो A इंटू ए इनवर्स क्या होगा, I, ये तो क्या है A इंटू ए इनवर्स, या B को हम A इनवर्स लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो AB इक्वल टू I है, जरा इसको लेते हैं, ये वाले को, दोनों जगह हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं।
अब ए बी अगर डिटरमिनेंट ले ए और ए इंटू बी का, तो अभी हमने देखा इसको अलग अलग कर सकते हैं, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको आई के बराबर लिखेंगे। ठीक, ये जो हमने आई के बराबर लिख दिया, क्योंकि जो डिटरमिनेंट होता है आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वो 1 होता है, तो a इंटू बी इज 1। इसका मतलब ये है कि a तो 0 नहीं है, a नॉन सिंगुलर है। इसी तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि a अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, ये भी हम बता सकते हैं। अगर a इंटू एडजॉइंट a, ये है एडजॉइंट a और a के बराबर, तो ये हमारे पास थ्योरम है, ये मॉड a, यानी कि जब भी मैं मॉड बोलूँ या समझ आइए कि मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इंटू आई। अब क्या करते हैं, जरा a को इधर ले आइए, डिवाइड कर दीजिए, सबको जो मॉड a से डिवाइड कर दीजिए। यहां रह गया i, इसके नीचे मॉड a आ गया, इसके नीचे मॉड a आ गया। ठीक, एडजॉइंट a बाय a क्या होता है, एडजॉइंट a बाय a अगर हम इसको b से रिप्रेजेंट कर ले तो a इंटू बी, b इंटू a इक्वल टू आई। तो अगर a इन्वर्टिबल है तो a इनवर्स क्या होगा, ये b ही तो मैं कह रहा हूं a इंटू बी आई होता है, तो b क्या होगा, a इनवर्स, इसका मतलब b होगा a इनवर्स, और a इनवर्स का बराबर होगा, यानी कि b, ये a इनवर्स और b एक ही चीज है, क्योंकि मैं इसी को कह रहा हूं 1 बाय a एडजॉइंट ऑफ a बाय a। तो अगर इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट a निकालिए बस, और उसके बाद मॉड a से डिवाइड कर दीजिए। यदि आपके पास a ये है तो पहले तो वेरीफाई करिए कि a एडजॉइंट a मॉड a इंटू आई के बराबर होता है। कैसे करेंगे, हम मॉड a निकाल लेते हैं पहले, वो कोई भी आप रो खोल के निकाल दीजिए, बेटर ये रहेगा 1 3 से निकालें, जो हमारा तरीका है। 1 आ रहा है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हमारे पास ये है कि अब a इनवर्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। अब इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे, 1 1 के 1 2 1 3 इस तरीके से सबके कोफैक्टर निकाल लेंगे। फिर उसके एडजॉइंट क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स यहां रख के उसको ट्रांसपोज कर देंगे, कोफैक्टर इनकी जगह रख के ट्रांसपोज कर देंगे, तो एडजॉइंट a आ गया। एडजॉइंट a जो आया उसको जरा a से मल्टीप्लाई करिए आप, जो ओरिजिनल है, इसको एडजॉइंट a से करेंगे, आप देखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ये, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया मतलब ये a इंटू आई आ गया, क्योंकि मॉड a आपका 1 आ रहा था। a इनवर्स क्या है, अभी हमने देखा एडजॉइंट a बाय a, तो ये एडजॉइंट a जो निकाला है, ये वाली जो चीज निकाली है, इसको मॉड a यानी कि 1 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका a इनवर्स आ जाएगा। यदि a ये है b है तो हमको वेरीफाई करना है a b मल्टीप्लाई करके इनवर्स, b इनवर्स इंटू a इनवर्स, तो a इंटू बी तो डायरेक्ट कर लीजिए आप। ठीक है, अब ये -11 आया, इसका मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब a b इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जब ये नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो a b इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब a b इनवर्स क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि एडजॉइंट a b निकालना है बाय a b करना है, तो इसका एडजॉइंट निकाल लीजिए, वो आप निकाल लेंगे, अभी तक हमने सीख लिया, और उसके बाद -11 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका a b इनवर्स आ गया। अब जरा b इनवर्स और a इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि a अगर निकालेंगे तो -11 आ रहा है, b निकालेंगे तो 1 आ रहा है, अलग अलग तरीके से। तो a इनवर्स और b इनवर्स क्योंकि नॉन सिंगुलर है दोनों, 0 नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं। a इनवर्स क्या होगा, इसका कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर्स रख के या फिर एडजॉइंट निकालें, कोफैक्टर्स रख के ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट हो जाएगा, उसके बाद उसको इस -11 से डिवाइड कर दीजिए, फिर इसका निकाल के 1 से डिवाइड कर दीजिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका प्रीवियस a b इनवर्स के बराबर आ जाएगा। आपको शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स A है वो सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को, जहां पर I जो है वो 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और जो O है वो 2/2 नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। और इस इक्वेशन से आपको A इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, A स्क्वायर यानी कि A इंटू A करेंगे, और इसको इस इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि डायरेक्ट A रख सकते हैं, ये A स्क्वायर है, ये -4 इंटू A है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम लोग, प्लस I कर देंगे, राइट। अब आप ये जब देखेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। अब ये जो a स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, ये आपका जो a स्क्वायर है -4a प्लस i इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स आया है। इसमें हम a स्क्वायर -4a प्लस i इक्वल टू o आया है ना, तो a स्क्वायर को a डॉट a कर दिया, -4 इंटू a कर दिया, i को इधर ले गए, इसको -i लिख सकते हैं क्योंकि तो नल मैट्रिक्स है। अब इन सब को आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, लेकिन a इनवर्स यहां मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई है,
मतलब a इंटू ए के बाद a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इनवर्स से कर दीजिए, यहाँ इनवर्स से कर दीजिए, तो ये a इनवर्स क्या हो जाएगा, ये तो i हो जाएगा, ये a इनवर्स भी i हो जाएगा, और ये इनवर्स इंटू i मतलब वही एलिमेंट आ जाएगा, तो a इनवर्स आ जाएगा, मतलब ai इंटू 4i इक्वल टू माइनस a इनवर्स। तो अगर आपको a इनवर्स निकालना है तो 4i माइनस a ही तो निकालना पड़ेगा, 4i माइनस a निकाल लीजिए, आपका ये a इनवर्स आ जाएगा, बस साइन चेंज कर दीजिएगा। एप्लीकेशन क्या है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस के। अब डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस तो जान गया कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी है, तभी मैथमेटिक्स संपूर्ण होता है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 वेरिएबल की हो, 2 वेरिएबल की हो, और ये देखने के लिए कि लीनियर इक्वेशन की कंसिस्टेंसी क्या है, इसके लिए हम बहुत ज्यादा इसको यूज करते हैं। कंसिस्टेंसी सिस्टम समझ लीजिए, एक जो आपके पास इक्वेशंस मिलेंगी उनको हम कंसिस्टेंट कहेंगे यदि उसका सॉल्यूशन है, एक या एक से अधिक सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट कर रहा है। हम कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम वाली है। अगर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, हम ये कहेंगे, ये दोनों ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और लीनियर इक्वेशन जिनकी यूनिक सॉल्यूशन है उन्हीं को हम ये कहेंगे। और इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इनवर्स लेके सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारे पास है और उसमें हम इनवर्स जो हमने सीखा है वो लगाएंगे। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, मान लीजिए 3 इक्वेशन है, तो a की जगह हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे जो वेरिएबल्स हैं उनके, a1 a2 a3 यहां लिख दिए, b1 b2 b3 यहां लिख दिए, और c1 c2 c3 हमने यहां लिख दिए। इसी तरीके से हमने x लिया, x को हम केवल x y z यहां वेरिएबल लिख देंगे, और b जो है आपका d1 d2 d3 ये आपका होगा, जो आपका बेसिकली राइट हैंड साइड में जो सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम a x इक्वल टू b लिखेंगे तो यही आएगा, आप करके देख लीजिए। इनको ये ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यही आएगा, और वो d1 d2 d3 के बराबर है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये चीज को हमने केवल इस तरीके से लिखा है, कोई अलग से कहीं से कोई चीज नहीं लाए। अब यदि a आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसका रिजल्ट 0 नहीं आता है, तब उसका इनवर्स होगा। अब हमने कहा ax इक्वल टू b, अभी हमने लिखा ax इक्वल टू b, दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये a इनवर्स बना लेंगे i, ये इनवर्स भी चलने दीजिए, i को हटा दीजिए आप, क्योंकि x इंटू आई होता है, x होता है। तो x क्या होगा, a इनवर्स b। यानी अगर आपको x y z निकालना है तो a इनवर्स निकाल लीजिए, इस a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन देता है जो इक्वेशन है, और क्या यूज कर रहे हैं हम, a इनवर्स यूज कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, यानी कि अगर हमको सॉल्व करने के लिए कहा जाए इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से, तो हम a इनवर्स निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई कर देंगे और x के बराबर कर देंगे, x यानी कि x y z। यदि ये नॉन सिंगुलर ना हो, यानी सिंगुलर हो, इसका मतलब जो मॉड है यानी कि डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, तो हम एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे। यदि एडजॉइंट a इंटू बी 0 आता है या फिर 0 आता है, नॉट इक्वल टू 0 आता है या 0 आता है, तो क्या क्या होगा देखिएगा। देखिए एडजॉइंट a इंटू बी अगर 0 नहीं आता, यानी कि नल नहीं आता है, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। और जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम सीधा कहेंगे कि ये तो इनकंसिस्टेंट हो गया। यदि ये 0 आ रहा है तो या तो ये कंसिस्टेंट हो सकता है जो इक्वेशंस दी है, या इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन इक्वेशन के, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। हम इनको चेक करके ये लिख देंगे। हमको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इक्वल टू 7। तो पहले ax प्लस b निकालते हैं, ax इक्वल टू b लिखना है। a में आएगा 2 5 3 2, ये यहां लिख दिया। x में आएगा x और y, xy। b में आएगा 1 और 7, ये आ गया। अब ax b मिल गया। अब आप देख रहे हैं, सबसे पहले आप ये मॉड ए निकालिए, ये बहुत जरूरी है। जब मॉड ए निकालेंगे -11 तब हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि a इनवर्स तभी निकल सकता है। a इनवर्स तभी निकलेगा जब जो डिटरमिनेंट a का है वो 0 नहीं है। तो a इनवर्स क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकाल सकते हैं आप, इसके कोफैक्टर्स निकालिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद इसको डिवाइड कर दीजिए a से, तो a इनवर्स आ गया। अब आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b,
ए इनवर्स निकल के आ गया, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर जो सोल्यूशन आएगा उसको एक्स और वाई से इक्वेट कर दीजिए, एक्स 3 आ जाएगा, वाई -1 आ जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। अब आपको सॉल्व करना है, यहां पर आपकी 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ए ये हो जाएगा 3 - 2 3, इस तरीके से हमने रख देंगे। बी हो जाएगा 2 1 -1 और यहां पर 4 -3 2, ये 3 रोज बन जाएंगी। ए एक्स वाई जेड आपका एक्स आ जाएगा और 8 1 4 आपका ये बी आ जाएगा। अब आप सबसे पहले निकालिए मॉड ए, यानी कि इसका मॉड ए निकालिए, तभी ए इनवर्स आएगा, तभी तो आगे सोल्यूशन शुरू होगा। तो ये -17 आ गया, इसका मतलब ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं कि हमको x = a इनवर्स बी करना है, तो a इनवर्स निकालना है। कोफैक्टर निकाल लीजिए, कोफैक्टर को आप ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। ये आपका क्या निकल आया? a इनवर्स निकल आया। इस a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो रिजल्ट आया उसको x से इक्वेट कर दीजिए, y से इक्वेट कर दीजिए, z से इक्वेट कर दीजिए, ये आपका x y z आ गया। एक और है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, मतलब x + y + z 6 दिया हुआ है। हम मल्टीप्लाई करें थर्ड नंबर बाय 3, यानी कि 3y करें और ऐड करें, ऐड सेकंड नंबर टू इट। अगर हम मल्टीप्लाई करें थर्ड नंबर को बाय 3 यानी 3y करें और z इसमें ऐड कर दें तो हमें 11 मिलता है, तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। और फिर उसके बाद बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, यानी x और y, अगर हम x और z ऐड करें तो वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, यानी कि x + z = 2y हो गया। इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो जो इक्वेशन दी हुई है, मैंने अभी मुंह से जो बोल के बताया, तीनों का सम है 6। अगर आप पहले को और आखिरी के 30 मतलब थर्ड टाइम थ्राइस को मल्टीप्लाई करें तो 11 आएगा। अगर पहले और आखिरी को जोड़ें तो बीच वाले के ट्वाइस आएगा। तो ये हमने इक्वेशन लिख दी। वैसे इन सबको इसको x + y + z के फॉर्म में ले जाइए, मतलब इसको यहाँ ले आइए, यहाँ 0 लिख दीजिए, क्योंकि तभी हमारे पास वो प्रॉपर ax = b फॉर्म बनेगा। a क्या आ जाएगा? ये हमने सबके कोएफिशिएंट लिख लीजिए, x y z के। x हो जाएगा x y z और b हो जाएगा 6 11 और 0। अब बड़ा आसान हो गया। मॉड ए देख लीजिए 9 आ रहा है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है इनवर्स। कोफैक्टर निकालिए, ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसको a से डिवाइड कर दिया, यानी कि एडजॉइंट a निकाला, यानी कि कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया, एडजॉइंट a आ गया, उसको मॉड a से डिवाइड कर दिया, यानी 9 से डिवाइड कर दिया, तो a इनवर्स आ गया। अब देखिए आप x = a इनवर्स b रखिए, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करिए, x y और z को इक्वेट कर दीजिए। थोड़ा सा इसको करने में थोड़ी मेहनत लगती है, अगर कॉपी पेन पे करेंगे तो मेहनत लगेगी, बताने में अभी ऐसा लग रहा है। इसमें मिसलेनियस एग्जांपल्स देखेंगे डिटरमिनेंट्स पे। ABC पॉजिटिव है और अनइक्वल है, आपको शो करना है कि जो वैल्यू इसकी है वो नेगेटिव। कैसे करेंगे इसको? पहले, क्योंकि हमें दिख रहा है ABC, अगर हम इनको ऐड कर ले इन तीनों कॉलम को तो a + b + c मिल जाएगा, तीनों में a + b + c मिल जाएगा। फर्स्ट अगर हम कॉलम में ले या रो वाइज भी ले सकते हैं, तो उसके बाद a + b + c को बाहर लेंगे तो 1 1 1 मिल जाएगा। वही काम यहाँ पर किया गया है। हमने क्या किया, इस कॉलम में चेंज किया, इस कॉलम में ये और ये ऐड कर दिए। C1 में चेंज किया, C1 और C2 और C3 को ऐड करके हमने C1 में डाल दिया। यहाँ a + b + c, a + b + c तीनों में आ गया। a + b + c जरा बाहर ले लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1 बचा। अब इसको किसी से भी एक्सपैंड कर दीजिए, इसको बस R2 को आप चेंज करिए R2 - R1, R3 को चेंज करिए R3 - R1, तो ये 0 आ जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट रो से एक्सपैंड करेंगे तो केवल यही 2 एलिमेंट आपके आने वाले हैं। तो एलिमेंट आप देखेंगे जब इसको आगे बढ़ेंगे, अगर इसको इस तरीके से बताऊं आपको, यहाँ पर c - b है, यहाँ पर a - c है, यहाँ a - b है, b - c, तो ये दोनों के साथ मतलब ये दोनों बचेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। तो यही हमने किया, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। आप देखें यहाँ पर माइनस हमने ले लिया, a + b + c। अब जरा इसको बाई 2 करिए, और बाई 2 करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर जब बाई 2 किया, इसका मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाई 2 कर दिया, ताकि ये 2 2 कट जाए और हमारी चीज अनचेंज रहे। ये 2a² 2b² 2c², यहाँ सबसे माइनस बाहर ले लिया, ये माइनस भी बाहर ले लिया, तो 2a² 2b² 2c², यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर ले लिया, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया क्योंकि 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा ये वाला 2b² और ये 2ab, और इसी तरीके से आपके पास 2b² 2bc भी है,
और 2c² और 2ac भी। तो आप देखिए a² प्लस b² प्लस c², मतलब a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab, ये आपके पास है। यानी कि इसको अगर हम a² प्लस a² लिख दें, इसको हम b² प्लस b² लिख दें, और इसको हम c² प्लस c² लिख दें, तो a² b² माइनस 2ab एक बन जाएगा a माइनस b² होल स्क्वायर। इसी तरीके से तीन कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, b माइनस c² और c माइनस a²। ये तो स्क्वायर है, कभी ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते। a प्लस b प्लस c ये ग्रेटर देन 0 है, ये दिया हुआ है। तो आगे माइनस आ गया, तो ना ये जीरो, ना ये नेगेटिव है, ना ये नेगेटिव है, तो क्या है, ये नेगेटिव है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ रहा है। यदि ABC AP में है, AP का मतलब क्या होता है कि b माइनस a बराबर हो गया आपका c माइनस b, इस तरीके से। तो 2b हो गया, आ गया आपका a प्लस c, ऐसे बनेगा ये। आपको वैल्यू निकालनी है इस डिटर्मिनेंट की। तो सबसे पहले आप यहां देखें कि अगर R1 में, इस R1 में हम चेंज करें R1 प्लस R3 माइनस 2R2, देखिए 2 मैं एक करके दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। इसको इससे ऐड करता हूं मैं, 2y प्लस 4 प्लस 4y प्लस 6, कितना हो गया ये 6y प्लस 10। अगर इसी को इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा 2 इंटू 3y प्लस 5, एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी सारे इसी तरीके से होंगे। 6y प्लस 5, देखिए 6y प्लस 10, सॉरी 10 आ गया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। बस यही काम किया है, R1 में चेंज किया, इन दोनों को पहले इस और इस रो को ऐड किया, इसका ट्वाइस करके इससे माइनस कर दीजिए, 0 0 0 आ गया आपका। और क्योंकि जब ये 0 आ गए और कई टर्म्स इस तरीके से आएंगे, जैसे अगर हम ये करते हैं 7y प्लस 9, और यहाँ 7 प्लस 5 12 आ गया, 7 प्लस 9 16 आ गया, इसको भी ट्वाइस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए भी ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर 0 0 0 टर्म आ रहा है, एक तो पहले बात ये होगी। जब 0 0 आ गया तो वैसे भी 0 हो गया है। ध्यान रहे कि ये जो a और b और c वाला जो टर्म होगा, यहाँ तो ठीक है, a और b और c का टर्म अगर हम करें तभी ये वाला 2b इक्वल टू a प्लस c लगने वाला है। मैं इसको भी बता देता हूँ आपको, 10y प्लस c प्लस 10y प्लस c और 8y प्लस a, क्या होगा ये 18y प्लस a प्लस c। इस a प्लस c की जगह b लिख सकते हैं, तो 18y प्लस b। अब ये जो वाला काम यहाँ आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18y प्लस 2b, ये दोनों बराबर हो गया, माइनस करेंगे तो 0 0 0 आएगा। शो करना है कि ये इसके बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो 1 को मल्टीप्लाई करिए x से, इस पूरे रो को x से करिए, इस पूरे रो को आप y से करिए, इस पूरे रो को z से करिए। तो यहाँ पर x x² y z x², इस तरीके से y वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो सबसे y कर दीजिए, यहाँ सब z से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि आपने x y z से मल्टीप्लाई किया है तो आप यहाँ x y z से डिवाइड भी करेंगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। क्योंकि अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये x डिटर्मिनेंट जो होगा वो x इंटू हो जाएगा, तो उसको नलीफाई करने के लिए हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से y और z के लिए सेम लॉजिक। अब जब ये आ गया तो आप कॉमन फैक्टर ले लीजिए। अब देखिए कॉलम में हमारे कॉमन फैक्टर बन गए, कैसे, आप यहां से x उठाइए, आप यहां से y उठाइए, आप और यहां से z उठाइए। आप हम इसको स्क्वायर बनाना चाह रहे थे, ये जो एक्स वाई है ना, इसको एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे थे, इसको हम एक्स स्क्वायर बनाना चाह रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, रो में एक्स मल्टीप्लाई किया और कॉलम से एक्स वाई, रो में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई किया रोज में, और कॉलम से एक्स वाई जेड निकाल लिए, कॉमन से निकाले तो ये तो चीज नलीफाई हो गई। अब हमारे पास ये आ गया। अब देखिए कितना आसान बनता है ये, कॉलम टू इस कॉलम 2 में चेंज करिए, इस कॉलम से माइनस करिए, इस कॉलम 2 में कॉलम 3 में चेंज करिए, इससे माइनस करिए, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा, ये तो 0 और ये 0 बनेगा। अब इसको जरा एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर इसको हम अगर इसको बताऊं आपको, इस वाले को आप देखिए सीधा, आपको पहले यहां पर ध्यान रखना, मैं एक करके बताता हूं आपको। अब ये 1 2 3 कैसे बनेंगे, यहां पर आपका बनेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a x माइनस वाई प्लस जेड, a प्लस बी, और
मतलब दिस प्लस दिस यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, इसी तरीके से एक्स प्लस वाई जेड यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो इस कॉलम से एक बार एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लीजिए, इस बार इस कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लीजिए। तो दो बार ले लिया आपने, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आ गया, बाकी माइनस वाला टर्म यहाँ रहेगी। अब रो 1 में चेंज करिए, इस रो में चेंज करिए, इन दोनों को जोड़िए, रो इन दोनों को जोड़िए और इससे माइनस करिए। तो जब आप देखेंगे y प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होता है, वाई स्क्वायर, एक वाला बता रहा है, एक बता रहा हूँ, बाकी सब इसी तरीके से होंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, और उससे वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2yz ही बचेगा, ये 2yz। इस तरीके से बाकी ऐसे आ जाएंगे, यहां तक ठीक है। अब ये यहां देखना बनता है कि हमारे पास कुछ, अगर हम रो में इस रो 1 और रो 2 में कुछ y और z हटा सके तो कैसे बनेगा। हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 2 में 1/y(c1) ऐड कर रहे हैं, यानी कॉलम 2 में 1/y, अगर मैं इस y को हटा दूं, 1/y कर दो, इसको भी 1/y कर दो, इसको भी 1/y कर दो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2z जोड़ेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। यहां से इसी तरीके से अगले वाले में बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि कॉलम 2 में ऐड कर रहे हैं 1/c1 और कॉलम 3 में ऐड करेंगे 1/z(c1), तो ये दोनों जीरो बन गए। अब फाइनली आपके पास ये जीरो बन गए, इससे एक्सपेंड कर लीजिए, ये दोनों और ये दोनों, ये मल्टीप्लाई होगा, इससे माइनस होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये वाला टर्म बचेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी एक और आएगा, तो ये क्यूब हो जाएगा और ये टर्म बचेगा। ये प्रोडक्ट यूज करना है ताकि सॉल्व करें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इनको। तो कैसे इसको करेंगे, ये हमने डिस्कशन कर रहे थे तब भी हमने इसको देखा था। तो ये प्रोडक्ट बहुत ध्यान से देखिए आप, ओके। और इसमें क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कर लेंगे, और ये हम जो प्रोडक्ट करेंगे, देखिए प्रोडक्ट करने के बाद ये -9 और -9 और -2 -11 प्लस 12 हुआ 1, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि ये इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आइडेंटिटी आ रहा है, तो ये इसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है, अभी तो आइडेंटिटी आ रहा है, हमने करके देख लिया, आइडेंटिटी आ रहा है। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है उनको लिखेंगे, इनके एक्सपोनेंट्स वो जो कोएफिशिएंट्स है वो लिख दिए, एक्स वाई जेड लिख दिया, 1 1 2 इसके दाएं हाथ पे जो थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर दाएं हाथ पे लाएं तो इसका इनवर्स चाहिए आपको, और इसका इनवर्स अभी मैं बताया ये होता है। ये दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, और इसको इससे इक्वेट कर देना है, इतना ही करना है। प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रो 1 में देखिए, एक ही तरीका नहीं है, ये जो तरीका है इसको और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है, जरूरी नहीं है। हिट एंड ट्रायल से ही सीखता है आदमी, और ये पहली बार में कोई भी नहीं कर पाता है, ये मैं आपको बता दूं, कोई नहीं कर पाता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज कौन सी कब लगानी है, क्या करना है, इतना आसान नहीं है। तो अगर आप पहली बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। इसको कम से कम नहीं तो 2 3 4 बार करेंगे, तब जो सबसे मतलब ऑसम लोग होते हैं, जो IITians होते हैं, उनको भी पहली बार में नहीं समझ में आता है। तो इसलिए अब a प्लस बी एक्स, सी प्लस डी एक्स, पी प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू, यू वी डब्ल्यू। सबसे पहले इस R1 में चेंज करिए, और R1 में सब्ट्रैक्ट करिए R2 को x मल्टीप्लाई करके। हम क्यों ये कर रहे हैं, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास a 1 - x2, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अगर R1 में चेंज कर रहे हैं x इंटू R2, अगर मैं इसको x कर दूं तो x a स्क्वायर आ गया, यहाँ पर bx आ गया, bx कैंसिल, और ax a और यहाँ ये है ही, तो 1 - x2, तीनों में 1 - x2 मिल जाएगा। तो 1 - x2 को जरा बाहर ले लीजिए, ये आया। अब ये काम करिए R2 में x मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर इस वाले में, और अब इससे माइनस कर दीजिए ताकि ax, ex, cx, cx, px ये सब बन जाए। तो जब ये करेंगे तो आपके पास ACP, BDQ और UVW आ गया। जो ये है प्रूव ही ये करना था, इसलिए हमने यहाँ पर जो अब्रप्टली खत्म हुआ, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन इसका आ गया।
समराइज करते हैं, समरी देखते हैं। जो डिटर्मिनेंट है उसकी समरी है कि जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, 2 बार लगाते हैं। और अगर सिंगल डायमेंशन की मैट्रिक्स है 1 by 1 है तो सीधा वही एलिमेंट आ जाएगा। अगर 2 आपके 2 by 2 है, 2 रो 2 कॉलम है, तो उसका मतलब ये है कि इसका डिटर्मिनेंट जो निकलेगा, अच्छा डिटर्मिनेंट इस तरीके से लिखते हैं उसमें a11 a22 माइनस a12 a21 इस तरीके से। अगर आप तीन ऑर्डर का, अच्छा ये सारा जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए इसमें, यानी कि रोज और कॉलम्स बराबर होने चाहिए। अगर इसका डिटर्मिनेंट आपको निकालना है तो आप कैसे करेंगे, किसी भी रो और कॉलम से खोल सकते हैं इसको। रो और कॉलम जो होती है वो ये 3 रोज है, इसमें 3 कॉलम्स है, तो किसी भी 6 टाइप से इसको खोल सकते हैं। तो अगर इस रो के हिसाब से खोले तो A1 अगर लेंगे तो ये वाला टर्म आएगा, ये जो रो और कॉलम है इसको छोड़ दीजिए। B1 लेंगे तो इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, ये चारों ले लीजिए। C1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दीजिए, ये चारों ले लीजिए। देखिए आप इस तरीके से होगा। और ये जो है 2 डायमेंशन का तो अभी आपको बताया, B2 C3 माइनस C2 D3 इस तरीके से बाकी करके ये डिटर्मिनेंट आता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये जो डिटर्मिनेंट है वो कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें तो उसके बराबर आएगा, यानी कि A जो ट्रांसपोज है वो ट्रांसपोज ऑफ A है डिटर्मिनेंट का। यदि हम इंटरचेंज करें कोई भी 2 रो तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अगर 2 रोज या 2 कॉलम्स, कोई भी 2 रो कॉलम प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, क्योंकि कोई भी एक वैल्यू स्केलर वैल्यू निकाल सकते हैं किसी रो और कॉलम से, तो दोनों कॉलम और रो बराबर आ जाएंगे, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन लीजिए 0 0 0 आ जाएगा। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं हर एक ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, हर एक एलिमेंट रो का या कॉलम का किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट को k से, इसका मतलब यह है कि आप केवल एक रो को या एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं k से। ध्यान रखिएगा, पूरे एलिमेंट्स को नहीं कर रहे। अगर आपका aij ये 3 by 3 है तो k इंटू होगा k इंटू k इंटू k, k क्यूब a के बराबर होता है। और एलिमेंट अगर इसको हम एक्सप्रेस कर सके, एलिमेंट जो रो है कॉलम के 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स में, तो हम जो डिटरमिनेंट है उसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 या 2 अधिक डिटरमिनेंट्स में। अगर हम हर एक एलिमेंट को किसी रो या कॉलम के, अगर उसको किसी और रो या कॉलम के एक भी मल्टीपल से सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो रिजल्ट सेम रहता है, वो चेंज नहीं होगा। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर 3 वर्टिसेस हैं आपके पास तो आप उसको सीधा ऐसे लिख सकते हैं, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था पहले वो याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा हाफ लिखिए, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इस तरीके से निकाल सकते हैं। माइनर और कोफैक्टर के बारे में अगर बात करें तो माइनर आपका ये होता है किसी भी एलिमेंट का उस रो और कॉलम जिसपे ये लाई करता है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो रख दीजिए, वो आपका कैपिटल MIG से रिप्रेजेंट करिए, उसे हम कहते हैं माइनर। कोफैक्टर का मतलब होता है माइनर लीजिए और उसके सामने जो माइनर का IJ सब्सक्रिप्ट है उसको ऐड करके साइन लगा दीजिए, -1 का साइन, -1 के ऊपर जो भी साइन आएगा, मतलब -1 स्क्वायर हुआ तो प्लस हो जाएगा, -1 क्यूब हुआ तो -1 ही रहेगा। जो वैल्यू है डिटरमिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि इसके हिसाब से कुछ डेरिवेशंस हैं जो पेपर में आते हैं। जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है किसी मैट्रिक्स A की, और वो इस तरीके से निकाली गई कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ अ रो विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अगर आप A निकालना चाहें तो इसके एलिमेंट लीजिए और उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनको ऐड कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। अगर एलिमेंट किसी भी एक रो का या कॉलम का वो मल्टीप्लाई किया गया कोफैक्टर एलिमेंट किसी और रो या कॉलम का तो सम 0 होता है। जैसे मैं A11 को A11 के कोफैक्टर से ना मल्टीप्लाई करके A21 से करूं, A12 को A22 से करूं, A13 को किसी और A23 से करूं, किसी और रो से कर रहे हैं, तो इनको ये इसका जो सम होगा वो 0 होगा। यदि A आपके पास ये है तो एडजॉइंट A का मतलब ये है कि इसके निकालिए कोफैक्टर्स और उनको कर दीजिए ट्रांसपोज, ये आपका एडजॉइंट A हो जाएगा। अगर आप ये वाली चीज देखें A इंटू एडजॉइंट A और एडजॉइंट इंटू A, ये बराबर होता है डिटरमिनेंट इंटू I। यहाँ पर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस ऑर्डर का। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर,
यदि वो बराबर होता है जीरो के, इसका डिटरमिनेंट। नॉन सिंगुलर यदि उसका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होता। ए बी और बी आई है, इसका मतलब बी, आप जहां पर बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तो हम कहेंगे बी ए का स्क्वायर इनवर्स है और ए बी का इनवर्स है, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू बी है, बी इनवर्स इक्वल टू ए, और ए इनवर्स का इनवर्स जो होता है वो दोबारा ए ही आ जाता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी होगा जब ए नॉन सिंगुलर होगा, यानी कि वो जीरो नहीं होना चाहिए तभी उसका, क्योंकि बेसिकली ए इनवर्स में ना नीचे मॉड ए आता है, एडजॉइंट ए के नीचे ए आता है, अगर ये जीरो हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाय मॉड ए, जैसे मैंने अभी बताया आपको। मॉड ए का मतलब है डिटरमिनेंट। यदि आपके पास इस तरीके से इक्वेशंस है, उनको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसके कोएफिशिएंट ए में लिखिए, ये एक्स वाई जेड यहां लिखिए और बी यहां लिखिए, और ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्मूले में रख दीजिए। यूनिक सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन का तब होता है जब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, जहां पर a डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू जीरो है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होता है डिपेंडिंग कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स a के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू बी होती है। यदि a नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम कहेंगे सॉल्यूशन यूनिक है, एग्जिस्ट करता है। बाई चांस a जीरो आएगा तो दो चीजें बनती है, फिर उसके बाद आपको एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ता है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर ये जीरो है तो इसका मतलब ये कंसिस्टेंट भी हो सकती है, नहीं भी कंसिस्टेंट हो सकती है, यानी कि नो सोल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन भी हो सकता है। तो ये बात हुई आपके डिटरमिनेंट चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।